हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने ये चर्चा करी कि जन्म का मकसद क्या है। लास्ट वीडियो जो बनाई उसके अंदर हम इस बात को समझने गए कि किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो किन चीज़ों के इर्द-गिर्द घूम रही है। पहला एम था, एम के बाद दूसरे वीडियो में बात हुई कि हम आखिरकार जन्म लेते क्यों हैं, हमारे जन्म लेने का कारण वहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आता है वो आता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जन्म तो हम सब ने लिया। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी एक धारणाओं पे चलते हैं, कुछ लोग चीज़ों में तथ्यों को खोजते हैं। तो किस तरीके से हमारा मस्तिष्क काम करता है, इसके ऊपर आज थोड़ी-सी एक चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाले व्यक्ति के सोचने का ढंग क्या है, तो आप उसको बेहतर सलाह नहीं दे पाएँगे। इसीलिए कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है ह्यूमन लाइफ का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि जनरली अवेलेबल है, आप सबको ही पता होगी, कहीं भी मिल जाती है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% काम करता है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किसी को भी काम करते हुए ऐसे नज़र नहीं आता। ठीक है, पहले सिंपल छोटे-छोटे से एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे से उसका नाम पूछा, ठीक है? उस व्यक्ति ने अपना नाम बता दिया। फिर आपने उससे उसका एड्रेस पूछा, वो जहाँ रहता था वहाँ का उसने एड्रेस बता दिया। उसके पास कोई सी गाड़ी थी, उसने अपने गाड़ी का एक नंबर उस टाइम जो भी याद था वो बता दिया। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उसके एक कॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी दूसरे के पूछने पर बताई जाती है वो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता। एक कहानी थी कि किसी व्यक्ति की मातृभाषा पता करनी थी और बीरबल जी को कहा गया कि भाई इस व्यक्ति को बहुत सारी भाषाएं बोलनी आती हैं, आप एक काम करो, इस व्यक्ति की मातृभाषा पता लगा लो। उसने भी कहा मैं 25 भाषाएं बोल सकता हूँ, कोई व्यक्ति अगर मेरी मातृभाषा पता लगा ले तो मैं मान जाऊंगा। अब हुआ ये कि जब वो व्यक्ति सोने गया, रात के अच्छे से इंतजार किया बीरबल जी ने और फिर रात को अच्छे से बर्तन पटक पटक के उसकी नींद खराब कर दी। जैसे ही नींद खराब हुई, जो पहला शब्द उन्होंने बोला उससे उनकी भाषा समझ में आ गई। ठीक है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं किसी रूप में दबा हुआ रहता है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादातर एक्टिव रहता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, ये ऐसा हिस्सा है जो इंसान के पास 90% तक काम करता है। मॉडर्न रिसर्च में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 40 से 50% मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और नया टर्म जुड़ जाता है, सुपर कॉन्शियस माइंड। अब ऐसे तो साइंस पता नहीं कितने टर्म्स जोड़ देगा, लेकिन हमारे लिए जो मेजर कंसर्न है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लॉन्ग टर्म की मेमोरी है, वो आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके डेली हैबिट्स हैं और वो सारे बॉडी के फंक्शंस हैं जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे बॉडी को रिएक्ट करना होगा। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सारी डेवलपमेंट्स, आपकी सारी स्पिरिचुअल कनेक्शंस और आपकी सारी इंट्यूशंस जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं। ठीक है, अब मेजर कंसर्न जो कि हमें समझना या सीखना है वो है क्या? ये तो सारी की सारी थ्योरीज है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या इंसान अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ करने आया है उसमें उसको 2 चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बात करूँगा। सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि सर, कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके दिया तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव क्यों नहीं किया? उसको क्यों नहीं जगा के भेजा? तो उसका एक्चुअल रीज़न ये आता है कि जब कभी भी आपका जन्म होता है, वहाँ से लेकर आपके तकरीबन 7 साल की उम्र तक ऐसा माना जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और आप हायर स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि 7 साल तक, 12 साल तक बच्चों की कुंडलियाँ नहीं दिखानी चाहिए। हो क्या रहा होता है कि उस समय बच्चों की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं अपनी परिस्थिति को नहीं, अपने मन मर्जी से चीज़ों को रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपने उनके जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कोई डेटा फीड नहीं किया होता। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कितना बड़ा लगा दें,
5 महीने का बच्चा लगा लेते हैं, 4-5 महीने का बच्चा ले लेते हैं, ठीक है? तो 4-5 महीने का अगर कोई बच्चा है, उसका हमने अभी कोई नाम-वाम नहीं रखा, वो अलग-अलग लोगों की गोदियों में जाता है और कुछ बच्चे जो हैं दूसरों की गोदियों में नहीं रोते, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। जो बच्चे नहीं रोते वो सोशल वाले बच्चे होते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो सबके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये बात समझिए कि जब बच्चा अपनी जिद पे आ जाए, वो चाहे कितना भी सोशल हो, जब वो रोने पे आएगा, तो उसको उसके मदर या उसके फादर का टच ही शांत करा पाएगा। अब उसके कॉन्शियस माइंड में 4 महीने, 3 महीने या 5-6 महीने के बच्चे के कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं है। उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसे सेंसेस मौजूद हैं, जो ये उसको बता देते हैं कि मेरे साथ जो टच आ रहा है, वो किसका है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। बस हमें वो जैसे-जैसे अपनी दिमाग को चलाने लगते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को हम लोग बाहर की चीज़ों से एक्टिवेट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे पीछे चला जाता है। क्वेश्चन ये था कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क क्यों नहीं करता, हिडन क्यों हो जाता है? अगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, तो प्रॉब्लम ये आएगी, आप अपने किसी पास्ट बर्थ में घूम जाओगे और फिर आपको ये भी लग सकता है कि मैं उधर तो बहुत खुश था, यहाँ तो मैं कहाँ आ गया। इसीलिए जब उस बुक के अंदर बात होती है, तो वो बुक इस बात को क्लियरली कहती है, हम इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ जोड़ के स्पिरिट गाइड्स के साथ रखते हुए भेजते हैं और जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो हम धीरे-धीरे करके अपने स्पिरिचुअल जो माइंड्स हैं, उसको धीरे-धीरे ब्लॉक करते जाते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर बच्चों के अंदर ये स्थिति रहती है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से बंद नहीं होता और वो बोल बैठते हैं, मैं पिछले जन्म में यहाँ मैंने कहीं जन्म लिया था और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। जिससे कि मैंने आपको रिल्म्स बताए थे और मैंने वहाँ पे कल कहा था कि अगर जन्म फर्स्ट या सेकंड रिल्म्स के अंदर हो रहा होता है, तो व्यक्ति को सब कुछ याद रहता है कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ है और वो इसका हिसाब-किताब चुकता करने के लिए बहुत ही तेज़ी से जन्म लेने आ जाता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी एक्टिवेट रहेगी, उनको पता रहेगा उनके साथ क्या कुछ हुआ था और फिर वो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करने लगते हैं। जो लोग हायर रिल्म से आए हैं, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा अच्छी ज़िंदगियों को देखा है स्पिरिचुअली, वो अगर पृथ्वी की ज़िंदगी देख लेंगे तो फिर उनको लगेगा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना और हमें वापस जाना है। इसीलिए आप अपने कर्मा को किए बिना इस दुनिया को विदा ना कर बैठो, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हिडन रहता है। जब तक कि आप बच्चे हो, आप बोल नहीं सकते, आप किसी चीज़ को अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एक सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ों को बताता है। बच्चे ने अंगूठा चूसा, उसको कहीं न कहीं भूख लगी। वो उसको आपने नहीं सिखाया। ये चीज़ जो है ये फ़ीड है। हम इंसान में देख लें या जंतुओं में देख लें, ठीक है? हम इंसान में बच्चों को पकड़-पकड़ के चलाते हैं, जंतु अपने बच्चों को ऐसे पकड़ के तो नहीं चलाते। लेकिन वो कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या हमारी डेली हैबिट्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी किसके साथ जुड़ती हैं? सबकॉन्शियस माइंड। कब हँसना है, कब रोना है, ये सब किससे जुड़ता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है। अब एस्ट्रोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड की इम्पोर्टेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड की इम्पोर्टेंस इस बात पे टिकी हुई है कि आखिरकार इंसान का जो खुद का इंस्टिंक्ट है, उसकी खुद की कार्य करने की जो क्षमता है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको समझ लीजिए। हम लोग इंसान के कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे होता है ये? अब आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, 4 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, ये तो इस पे गया है, ये तो उस पे गया है, ठीक है? आपने इसको इस पे, उस पे दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि आपने उस व्यक्ति को उसकी सराउंडिंग्स दिखाना शुरू कर दिया। अब वो अपनी सराउंडिंग्स से चीज़ों को देखता है और ऑब्ज़र्व करता है। आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर है, वो एनालाइज़ करने की पावर है, कंपेयर करने की पावर है। और ये कंपेयर करने की पावर क्यों आती है? ये कंपेयर करने की पावर इसलिए आती है कि दुनिया के अंदर हम मोस्टली चीज़ों को किस वे में देखते हैं? एक मैथमेटिक्स के वे में देखते हैं। हम जाते हैं बाज़ार, कितने रुपए किलो, हमने तुलना कर दी। उसका ये है, इसका वो है, हमने क्या किया? तुलना कर दी। एनालिसिस करने में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? कोई एक चीज़ की तुलना किसी दूसरे चीज़ से कर रहे होते हैं, इसी को हम एनालिसिस कहने लगते हैं। तो धीरे-धीरे करके हम वो चीज़ इतनी प्रैक्टिस करने लगते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो उसको सीख जाता है। और कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं और उनका कॉन्शियस माइंड उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाया करता है। इसीलिए कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से फीड कर दिया होता है। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक बच्चे से आपने उसका नाम पूछा, उसका एड्रेस पूछा, उसके गाड़ी का नंबर पूछा। ये क्या है? ये सब कुछ एक टेम्पररी डेटा है जो आपने एक दिमाग के अंदर फीड करा दिया। अब बच्चा
बस ये जानता है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, मेरी गाड़ी का नंबर ये है, ठीक है। इसको वो तब तक याद रख सकता है, इसे वो तब तक याद रख सकता है जब तक कि ये चीज़ बदल ना जाए। अगर ये चीज़ उसके जीते जी बदल गई, तो जो चीज़ बदलेगी, ध्यान रखना, वो उसके लिए नई मेमोरी के तौर पे कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, और जो छोटी-मोटी चीज़ रह जाएगी, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। उदाहरण देखना चाहते हैं? आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हो सकता है 2 या 3 गाड़ियाँ खरीदी हों और बदली हों, तो आप में से जो लोग अपनी गाड़ी को रोज़-रोज़ देखते हैं और उसका नंबर याद रख लेते हैं, वो एक झटके में बता देंगे कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। आप में से कुछ लोग जो हैं, वो अपने गाड़ी का नंबर नहीं देखते, वो तो उसके कलर को देखते हैं, उससे पहचान लेते हैं। तो उन लोगों से अगर आप पूछोगे कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, तो वो थोड़ा-सा अटक-अटक के बताएँगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको याद भी नहीं होगा, वो अपने फ़ोन में खोलेंगे और ढूँढ के निकालेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर खुद को कभी कॉल नहीं करते, इसलिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो लोग अपने नंबर को दूसरों को नहीं दे रहे होते, उनको अपना नंबर उस समय याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स, ये डेटा, ये सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा क्या है, अब उसको समझ लीजिए। आपको पता है दूर से दिखती हुई चीज़ बहुत लाल दिख रही है, लोहा बहुत गर्म है, आप चाह के भी हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। आप एक गर्म गंजी को छू लेते हो, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी कोई भी इंद्रियाँ उस चीज़ को ये नहीं बता रही होती कि चीज़ गर्म होगी। जैसे ही आपने उस गंजी को जो कि बहुत गर्म है छू दिया, आप देखोगे कि हाथों ने जैसे ही सेंस पकड़ा, सबकॉन्शियस माइंड उसको छुड़वा देगा। आपको करंट का झटका लगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करता है आपको वहाँ से दूर हटाने की। अब अलग बात ये है कि आपका वेट और सारी चीज़ें अगर वहाँ से नहीं हटा पाया, तो उसको चुनौतियाँ महसूस होती हैं। तो आपका जो हम लोगों के जीने का तरीका है, हम लोग अपने जीने के तरीके में क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आँखों का, हम लोग सबसे ज़्यादा स्किन का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर का, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने नोज़ का, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने जीभ का, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कानों का। बाहर से जितने भी इनपुट्स लिए जाते हैं, उन इनपुट्स को किसी एक प्रॉपर वे में डेटा में बनाने का काम करता है आपका कॉन्शियस माइंड। और जब ये कॉन्शियस माइंड अपने तरीके से काम करने लगता है, उस समय आप चीज़ों को अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से नहीं, बल्कि दूसरों की नज़र से देख रहे होते हैं, ठीक है? और जब तक आपकी ज़िंदगी में आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो आपसे हर एक चीज़ के लिए कारण माँगता है कि बताओ इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है। आपका कॉन्शियस माइंड वो लॉजिकल होता है, वो एनालिटिकल होता है, उसके पास डिसीज़न की पावर होती है। जो भी डिसीज़न मेकिंग होती है, वो हम तथ्यों के आधार पे लेते हैं। इसीलिए जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो क्या होगा? वो होगा आपके लिए आपके सोचने का ढंग, जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते होंगे, ठीक है? जो कुंडली के अंदर आपको लगन मिलती है, उस लगन में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है? वो जो डिग्री है उसके अंदर, जिसे मैंने टर्म यूज़ किया था सबकॉन्शियस माइंड, अब वो होगा या कुछ और होगा, इसको देखना है। अब आप समझना, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करने जाऊँगा तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है चंद्रमा, मनसो जातक, और दूसरा होता है वो लगन की डिग्री, जो कि जिसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा ही नहीं की जाती। वो ऐसा होता है जैसे कि बारात की थाली में अचार के बराबर, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है, लेकिन उस पे कोई सवाल नहीं उठता। हर इंसान एक चीज़ के पीछे जाता है, किसके पीछे? चंद्रमा के पीछे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को कहा गया है मन सो जातक। मन और कहीं न कहीं बुद्धि, दोनों को जोड़ दिया गया चंद्रमा के साथ। और जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो एक्चुअल में आपका चंद्रमा है। कॉन्शियस माइंड आपका चंद्रमा है। जब आप दैनिक राशिफल देखते हो, तो चंद्रमा की मूवमेंट के आधार पे वो परिस्थिति बताता है, वो कहता है आज के दिन ये होने वाला है, इसीलिए आप ऐसा करोगे। बात समझना मेरी। जब आप इस स्टेटमेंट को सुनते हो, आज के दिन ये होने वाला है, इसलिए आप ऐसा करोगे, आज बरसात होने वाली है, इसलिए आप छाता लेके जाओगे, कौन सा दिमाग एक्टिव हुआ? कॉन्शियस माइंड। तो इंसान के लिए उसके कुंडली में उसका चंद्रमा जो है, वो उसका कॉन्शियस माइंड बताता है। अगर आपका चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके आसपास देखना चाहता है, उस माहौल में आप खुश रहते हो। अगर आपका चंद्रमा दुखी बैठा है, तो आप आसपास की चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दोगे और वहाँ के माहौल के तहत अपने आप चीज़ों को महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी सराउंडिंग्स है। हम अपनी सराउंडिंग्स को देखकर या तो खुश होते हैं या निराश होते हैं। मैं एक नई गाड़ी खरीद के लेके आया, जिस दिन मैं नई गाड़ी खरीद के लेके आया, मेरे दिमाग ने बोला नई गाड़ी है, नई गाड़ी है, नई गाड़ी है, खुश था। अब वो गाड़ी कहीं टकरा गई, अब मेरे दिमाग ने बोला इसमें तो खराबी आ गई, अब मैं दुखी हूँ। हो क्या रहा है?
कॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्योंकि डिसीजन मेकिंग में काम करता है, वो लॉजिकल मेकिंग्स में काम करता है, वो आपको सही और गलत के बीच में ले जाने की कोशिश करता है, तो उन चीज़ों की वजह से हमारा मन दुखी होता है। चंद्रमा मन से भी जुड़ा है और हम अपने मन से अपने फैसले लेते हैं, वहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं, अक्सर गलत होती हैं। इसीलिए या तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और सिर्फ कॉन्शियस माइंड को आगे रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी की तरह बन जाइए, कि गले में सांप हो और चंद्रमा जो है वो माथे के ऊपर हो, यानी कि परिस्थितियां विकट भी हों, उसके बावजूद भी चंद्रमा जो है वो मस्तक के ऊपर होना चाहिए। मस्तक के पास क्या है? मस्तक के पास ही आपका कॉन्शियस माइंड है, वहां पे होना चाहिए आपका मन। आपका मन जो है वो आपके बुद्धि के साथ बराबर समतल हो जाना चाहिए, तब जाके एक सही फैसला आता है। वरना आप अपने मन के चलते अपने बुद्धि को भी कई बार आगे पीछे कर लोगे। तो ये तो थी कहानी आपके कॉन्शियस माइंड की। आप किसी भी व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड को समझना चाहते हैं, कुंडली में उनके चंद्रमा को देख लीजिए, वो स्थिति उनका कॉन्शियस माइंड बता देगी। हमारे लिए अब जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपको आपके स्पिरिट वर्ल्ड से अगर कोई चीज़ जोड़ती है तो वो होती है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? अब दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दुनिया में कोई चीज़ अलग कर दोगे तो आपको दुनिया पागल समझेगी। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सक्सेस देने के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके सोचने का ढंग भीड़ से अलग है। ठीक है? और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने बल्ब को बनाया था उसने अपने आप को एकांतवास में रखा था। एकांतवास में रख के उसने दिन रात मेहनत करी थी, तब जाके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, एक बल्ब चला था। थॉमस अल्वा एडिसन 12 बार का फेल, 13वें 14वें बार में जाके सक्सेस। ठीक है? तो मन को मार के काम करना और लग के काम करना, ये कैपेसिटी अगर किसी में आती है तो ये आती है सबकॉन्शियस माइंड से। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या चीजें रूल करता है पहले इसको बता देता हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो रूल करता है आपके बिलीफ को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके हैबिट्स को, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शंस को। और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर देखा जाए तो हेल्प करता है आपको हीलिंग में। जितनी भी हीलिंग होगी उसमें सबकॉन्शियस माइंड ही वर्क करेगा। जैसे मैंने कहा था कि कोई चीज गर्म है, आपको नहीं पता, आपने स्किन उसको टच करी, सेंस आया, सबकॉन्शियस माइंड ने बोला छोड़ दो। अगर नहीं छुड़वाया तो ज्यादा चीजें जल जाएंगी, उसने छुड़वा दिया तो कम चीजें जलेंगी। आप अग्नि के बीच में चले गए, आपको अग्नि की तप जो है वो महसूस हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड वहां से हटाने की कोशिश करता है। अगर हट जाते हैं तो हम लोग बच जाते हैं, अगर नहीं हट पा रहे होते हैं तो बुरी तरह से जल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की, देखिए एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। पहली बात तो दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का कोई टर्म होता ही नहीं, क्योंकि आपने अपने अपने दिमाग से अपने अपने धर्म को लिख दिया है। ठीक है? वो आपका कॉन्शियस माइंड है, वरना ऊपर वाला किसी को कुछ डिफरेंट करके नहीं दे रहा था। सभी को एक जैसे जीव जंतु, एक जैसे इंसान बनाता है। हमने अपने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। ये तेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, इसके लिए तू लड़, इसके लिए हम लड़ेंगे। अगर दुश्मन देश में कोई और पैदा हो जाएगा, वो अपने देश का वैसे ही सोचेगा जैसे आप अपने देश का सोचेंगे। लेकिन ये बात आपको सबकॉन्शियस माइंड बता सकता है, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बता सकता। जब दो विपरीत देशों की बात हो जाए, भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए, जो जिस कंट्री का है वो उस कंट्री के लिए कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। टीवियां फूट जाती हैं जब टीमें हारती हैं और जीतती हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसको बहुत स्ट्रांग पकड़ता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड किन चीज़ों को डील करता है? सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही प्योर चीज़ है, और सबकॉन्शियस माइंड तब तब एक्टिवेट होगा जब कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब कभी भी आप बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, जब कभी भी आप बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं, वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और कई बार आप देखते हो कि आप बोलते हैं हमारे को हमारे सपने में कोई पूर्वज आ गए थे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल माइंड है, और इसी के जरिए स्पिरिट्स आपके साथ बात कर रही होती हैं। ठीक है? अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड है और एक्टिव है, बहुत कम लोग उसे एक्टिव कर पाते हैं, अगर वो रिलैक्स्ड है और एक्टिव है तो मान के चलिएगा आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी होने वाला होता है उसकी इंट्यूशन आपको पहले से मिल जाया करती है, चाहे सपने के रूप में मिले, चाहे कहीं पे कुछ लिखी हुई चीज़ के रूप में मिले। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उन बारीकियों को अलग से अपने पास रखने की क्षमता रखता है जो नॉर्मल नेचुरली नहीं होती। बच्चा कैसे खाएगा, बच्चा कैसे पिएगा, वो खाएगा पिएगा चबाएगा सब कुछ करेगा तो उसका फूड जो है अंदर जाने के बाद पचेगा, कैसे पचेगा? ये जो बॉडी की छोटी छोटी सी फंक्शनिंग होती है ना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है।
कॉन्शियस माइंड नहीं करता। कॉन्शियस माइंड सिर्फ ये कहता है कि देखो ये खाने में गंध आ रही है, अच्छा है या खराब, ठीक है, इसीलिए 10% उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपकी जो बॉडी है, आप खाना खाने के बाद सो जाते हो, उसे पचाने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बताता कि इस प्रोटीन है यहाँ पे, इसको निकाल ले, वो है वहाँ पे, उसको निकाल ले। सेलुलर बॉडी के अंदर सेल्स को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया गया है कि तुम इन चीज़ों को ही एब्जॉर्ब करना, और बॉडी उसी के तहत चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। फिर सवाल ये उठता है कि सर सबकॉन्शियस माइंड कैसे आ गया बीच में, कुछ भी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आपने कोई चीज़ खाई, आपकी बॉडी का काम था एब्जॉर्ब करना, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई, आंख बंद करके, नाक बंद करके, कान बंद करके खाना खा लिया है, कोई चीज़ अंदर चली गई है और वो अंदर नहीं है काम की, तो सबकॉन्शियसली कोई ऐसी चीज़ आएगी जो बोलेगी इसको बाहर फेंकना है वापस। और जब वो बाहर फेंकने की बात करती है तो आपको वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी अपना एक स्टेट मेंटेन करके चलती है। जिस समय बॉडी का कोई स्टेट चेंज होता है तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है। मैंने इसीलिए कहा था कि कोई भी पतीला ले लो, कोई गंजी ले लो, वो गर्म है, वो जब तक आपने छुआ नहीं, बॉडी को उसका स्टेट समझ में नहीं आया। जैसे ही स्टेट समझ में आया, उसने बोला इसको छोड़ो, ये हमारे लिए पॉइजन है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको हील करता है। और ये कब ज़्यादा परेशान होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जिन लोगों ने ज़िंदगी में सदमे देखे होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि उनका जो क्रिटिकल माइंड है वो बहुत हावी हो जाता है। क्रिटिकल से मेरा मतलब होगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही हावी हो जाता है, वो इतना तार्किक हो जाता है कि वो बाकी चीज़ों को मास्क कर देता है। और ज़िंदगी में बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही माइंड्स को एक बैलेंस रूप में एक्टिव करना होता है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये कि कॉन्शियस माइंड कब ज़्यादा वर्क कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड कब ज़्यादा वर्क कर सकता है। अगर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना हो तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइजेस को बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा आप चलेंगे फिरेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ की एक्सरसाइजेस को बढ़ाएंगे, उतना आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशंस की डिमांड होगी। जितना आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशंस की डिमांड होगी, उतना ऑक्सीजन डिमांड होगी। ठीक है, शुगर की मात्रा को अगर आप ठीक ठाक रख के यूज़ करते हो तो आपका जो नेचुरल ब्रेन है, यानी कि जो आपका एक्टिव ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, वो नॉर्मल वर्क करेगा, उसको प्रॉपर ब्रीदिंग मिल रही होगी, उसके सेल डेड नहीं होंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी और आप बहुत अच्छे तार्किक, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग वाले फंक्शंस में काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाए तो सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट हो सकता है जब आपके लिए बाकी के बॉडी पार्ट्स अपने काम ना कर रहे हों। जब हम सो जाते हैं, सपने हमें तब आते हैं। जो लोगों को ज़िंदगी में आँखें नहीं मिली होती, वो लोग रोडों पे चल रहे होते हैं, उनका एक सेंस उनको काम कर रहा होता है, वो अपनी स्टिक्स के ज़रिए उसको पकड़ लेते हैं। जब कोई स्मेल किसी को नहीं आ रही होती तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स इंटरनली उसको सपोर्ट ले आते हैं कि भाई इसको चीज़ को बचाना है। जो लोग गूंगे हैं या बहरे हैं, जो लोग बेसिकली वो पहले बहरे होते हैं क्योंकि वो कुछ सुन नहीं पा रहे, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे वाला सिस्टम होता है। लेकिन जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके जब कोई सेंस ऑर्गन वर्क नहीं कर रहे होते, तब वहाँ इंसान का सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। आपकी विल पावर में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। जिस दिन इंसान कोमा में चला जाता है, उस दिन उसका ब्रेन डेड हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड पंपिंग, उसके रेट्स को मेंटेन करना, ये सब कुछ करना, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन सबकॉन्शियस माइंड बना के रखता है। जब कभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर किसी तरह का अटैक होता है, तब आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ऐसा कोई चेंज आ जाता है जिसको ठीक कर पाना मुश्किल होगा। समझ लीजिएगा इस बात को। जो भी बीमारियां कॉन्शियस माइंड से आती हैं, वो बीमारियां दवाइयों से ठीक हो पाती हैं, क्योंकि वो सारे के सारे किसी ना किसी केमिकल के इम्बैलेंस को दर्शाने लगती हैं। इसलिए सर्दी खांसी कुछ होता है, कोई ऑर्गन अगर थोड़ा बहुत खराब हो रहा होता है और उसकी हीलिंग हो रही होती है दवाइयों से, तो वो क्या है, ब्रेन के पास आपने कुछ भेजा, वहां से आपने कोई ना कोई ग्लैंड एक्टिवेट कराई और हीलिंग प्रोसेस एक्टिव हो गई। हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए जिसमें कि कोई दवाई काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वहां पे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिससे कि आप दवाई तो कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उसके बदले में जो वो ग्लैंड्स एक्टिवेट होनी चाहिए वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही। इसीलिए खासकर सिर की चोटों को सबसे ज्यादा सावधानी से देखने की बात कही जाती है। तो ये तो हो गई आपकी साइंस की दुनिया के लोगों के लिए साइंस की बातें। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका क्या महत्व है? एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन का जो मिड पॉइंट है वो बताएगा इंसान की सोच क्या है। कुछ लोग अपनी सबकॉन्शियस सोचों को दबा के चल रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक व्यक्ति 25 भाषाएं बोल सकता है, लेकिन जब वो सो रहा हो और आप उससे जगाओगे तो उसका असली नेचर सामने आ जाएगा। इसलिए
कई बार जब हम देखते हैं कि वो मिड पॉइंट लॉर्ड का संबंध क्या है, कैसा है, तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर का ट्रू पोटेंशियल क्या है। किसी बहुत ही विकट परिस्थिति में ये इंसान किस लेवल पे खड़ा रह पाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ रियल लाइफ़्स के। एक हैं अशोक खेमका जी, आप उनको देखिएगा, ठीक है? और एक आप कोई किसी भी नेता मंत्री को उठा लीजिएगा, नाम लिए बिना ही। तो आप देखोगे कि उस व्यक्ति के साथ परिस्थितियों में बहुत कुछ खराब सा हुआ। एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी में 20-30 साल में अगर किसी ने 40-50 अपने ट्रांसफर देखे हैं, इसका मतलब है उसकी सराउंडिंग परिस्थितियां उसको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसका अपना सबकॉन्शियस जो है वो उसको बार बार कह रहा है कि मैं जिस पाथ पर हूं वो पाथ सही है और मुझे इस चीज पे ही रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति अपने सारी चुनौतियों को महसूस करने के बाद भी अपने पाथ पे अडिग रह पाते हैं। जबकि दूसरे लोग आएंगे, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, ये कर दो, नेताजी ने बोला है वो कर दो, वो क्या है, कॉन्शियस माइंड जाग जाएगा, डिजायर्स भी जाग जाएंगी, फियर भी जाग जाएगा। सही और गलत का जो एक्चुअल फैसला है वो तभी होता है जब सबकॉन्शियस माइंड सही काम करता है। और अगर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिल जाए तो फिर आप बहुत सेफ डिसीजंस ले रहे होते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड्स को दबा देते हैं। केतु अवचेतन मन है, ध्यान से समझिए, केतु अवचेतन मन है और वही आपके चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाता है। आपके मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन क्या वो गलत रास्ते से पाया जा सकता है? अगर चंद्रमा के ऊपर केतु ने कंट्रोल नहीं किया तो व्यक्ति का दिमाग उसे गलत तरीकों से भी चीजों को दिलवा सकता है, क्योंकि मन की इच्छा है। मेरा मन किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने चीजें चुरा ली। चुराना सही है या गलत है, ये फैसला कॉन्शियस माइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो मन के अधीन हो जाएगा। वो कौन करेगा? वो सबकॉन्शियस माइंड करेगा। जहाँ पे महात्मा गांधी जी की कहानी आती है कि उन्होंने एक बार चोरी करी, कॉन्शियस माइंड ने किसी परिस्थिति में करवा दी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मन ने भी उस टाइम हाँ में हाँ मिला दी होगी, कर दिया होगा, लेकिन अवचेतन मन ने बाद में कहा कि नहीं, चीज गलत थी और इसीलिए उसको वापस कर दिया गया। जब ऐसे व्यक्तियों का, जिनका की केतु थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, वो लोग अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और जब केतु थोड़ा पावरफुल होता है तो राहु नेचुरल है, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं। जब कभी भी कुंडली के अंदर केतु बलवान हो जाएगा कंपेयर टू राहु, तब एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी इसका राइज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी चाहतों को, आपके डिजायर्स को आपके केतु ने लिमिट कर लिया होता है। इसलिए जब कभी भी किसी के पास सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों की कुंडली में केतु की प्लेसमेंट कुछ अजीब सी मिलेगी। 5th हाउस में मिल जाएगी, 1st हाउस में मिल जाएगी और कुछ हद तक 9th हाउस में भी मिल जाएगी। अगर वो फ्रेंडली पोजीशंस में है तो फिर इंसान का जो स्वयं है वो स्वयं इंपॉर्टेंट है। कोई चीज गलत है, उसे नहीं पसंद तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर राहु कहीं बढ़ गया तो फिर आप डिजायर्स में आ जाओगे। इसीलिए जब हम भृगु नाड़ी में देखते हैं तो वहां एक बिंदु आता है, भृगु बिंदु, उसमें कैलकुलेशन चंद्रमा और राहु से लेते हैं। मन और चाहतों के बीच का जो रिश्ता है जिंदगी में, भृगु बिंदु को किसी ने समझाया ही नहीं, क्योंकि किसी ने समझा ही नहीं। किताबों से लिखी हुई ज्ञान को पढ़ लिया और बोल दिया कि भृगु बिंदु होता है और राहु और चंद्रमा की कैलकुलेशन से होता है। एक्चुअल में आपके मन की चाहतों में और आपके राहु, आपकी जो डिजायर्स है, एक तो आपका मन और आपकी चाहतें, डिजायर्स, उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है भृगु बिंदु। वो ये बताता है कि आप इस जिंदगी में अगर चंद्रमा और राहु, डिजायर्स और अपने मन से चलोगे तो वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। जबकि उसमें सही है या गलत है ये पता नहीं होता। सही और गलत को ठीक करने के लिए क्या है, कोई भी इंसान अगर प्योरली सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर देगा तो भी किसी काम का नहीं। ध्यान रखना, आपको अगर 10% कॉन्शियस माइंड काम करता है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी 10% एक्टिव रखना जरूरी है। और ये क्यों नहीं एक्टिव होता? ये इसलिए नहीं एक्टिव होता क्योंकि हम सारी चीजें आजकल लॉजिकल वे में देखते हैं, हम हर चीज के पीछे उसका कारण मानना चाहते हैं, ठीक। लेकिन जब आप एक जगह ध्यान में बैठोगे, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपना नॉर्मल नेचुरल फंक्शन कर रहे होंगे, आपके ब्लड को स्पेसिफिकली रन नहीं करना पड़ रहा होगा, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको कहीं पे भी ब्लड पंपिंग के लिए इधर उधर काम नहीं करना पड़ रहा होगा, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड जागेगा। इसीलिए जितना भी अंदर के चक्रों को देखना, स्वयं के अंदर झांकने की बात होती है, वो मेडिटेशंस में होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के जिंदगी के अंदर उनका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों बराबर मात्रा में एक्टिवेट होंगे तब आप सही और गलत के सही फैसलों को कर पाएंगे। वरना आप कई बार देखोगे कि मैं वो करना तो नहीं चाहता था,
लेकिन मैंने उसे कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो उसे गवारा नहीं कर रहा था, मेरी अंतरात्मा तो उसे गवारा नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो कह रहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कर दिया। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति ने अगर किसी का खून कर दिया, आप देखोगे जिंदगियों में कि वो व्यक्ति को आप सोच नहीं सकते कि ये तो खून भी कर देगा। अपनी स्वयं की रक्षा में इंसान क्या नेचर अपना लेगा, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर वही सबकॉन्शियस माइंड कमजोर है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, दूसरे को मारने की जगह खुद को मार देगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का सबकॉन्शियस माइंड उसको कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिंदगी में, अगर आप लोग अपनी जिंदगियों में हार रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर कोई रेमेडी चाहिए, कोई रेमेडी चाहिए। रेमेडी क्या है? रेमेडी बेसिकली आपके अंदर का ही फोर्स है। हम जब देखते हैं कि किसी ग्रह का बल कम है तो हम ये कह देते हैं कि इसका स्टोन धारण कर लो ताकि वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर चली जाए। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही बिल्कुल ढांक के रख दोगे तो फिर आपके अंदर कोई एनर्जी चली भी गई, आपकी खुद की इच्छा नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। व्यक्ति तब तक नहीं मर सकता जब तक कि उसके अंदर जीने की चाहत है। और इसीलिए वेंटिलेटर्स के ऊपर भी, आईसीयूज में लेटे हुए मरीज भी, कोमा में पड़ा हुआ मरीज भी अपने शरीर के नहीं चलने के बाद भी चल रहा होता है। मैंने बहुत पहले ये वीडियोस में बता दिया था कि केतु और चंद्रमा ये दो कैसे काम करते हैं, राहु और बुध कैसे काम करते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम बुध का देन है और राहु जो है वो उसका सेंसरी ऑर्गन है, जबकि चंद्रमा और आपकी माता का कनेक्शन आपको पता है, और केतु अवचेतन मन है। इसलिए जो बहुत ही नॉन पर्सन्स हैं, जब उनका टच आता है तो केतु के पास भले कोई सेंसरी ऑर्गन हो या ना हो, उसके पास आपका पूरे का पूरा, केतु के पास आपका पूरे का पूरा जो धड़ का हिस्सा है वो है। और इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है? वो है स्किन। सिर के पास भी है और पूरे आपकी बॉडी में है। तो जो स्किन है उससे केतु हर चीज को पकड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब कोई बीमार है, जब कुछ है, कोई अपने सा उसको छूता है तो उसके सारे सेंस जाग जाते हैं, भले वो बेहोश पड़ा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि केतु आपका क्रोमोसोम हमेशा एक्टिव है और वही अंदर अंदर आपको सारी चीजें कराता है। वो कभी ये नहीं कहता कि खाने वाले ने आज 1 लीटर की जगह 4 लीटर कुछ खा पी लिया है, वो अपने तरीके से उसको बैलेंस करते हुए चलता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कॉन्शियस माइंड को। और उसके लिए आपको ये चाहिए, ठीक है आप लोग मेडिटेशन ना कर सके कोई बात नहीं, आप अपने बॉडी को रिलैक्स दीजिए। जब आप अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, जैसे कि आप सोते हुए करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सपने आ रहे हैं, वो ही कहीं ना कहीं एक तरीके का कम्युनिकेशन है आपका एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्योंकि उस समय जब वो दिमाग शांत होता है तो वो अपनी ओर से तरंगों को भेजने का प्रयास करता है। बचपन में हम एक ही चीज देखते थे, श्री कृष्ण वाला एक सीरियल आता था और वो टेलीपैथी टेलीपैथी बताते थे। मॉडर्न साइंस में आप ये मान लेते हो कि यहाँ से आप अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा चीज़ों को भेजते हो और मोबाइल में नेटवर्क्स के द्वारा बातचीत हो सकती है। लेकिन जब हम वहाँ पे उसे देखते थे तो हम कहते थे कैसी चीज़ें बता रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान जो कुछ करता है उसमें पहली बात, कोई चीज़ नहीं बनी थी, उसको बनाने के लिए जिम्मेदार भी कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो किसी ने देखा भी नहीं था, जिसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। जिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है उन लोगों ने पहले उस चीज़ की परिकल्पना करी है। क्यों? कहीं ना कहीं उनको चीजें किसी रूप में समझ में आई हैं तो उन्होंने उसको बनाया है, और वो चीज बनाने के बाद ही दूसरे लोग उसकी कॉपी करते हैं। मोबाइल फोन नहीं बनने के पहले शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन किसी केतु ने, किसी के पर्टिकुलर रिसर्च ने उस चीज को बनाया, तब जाके वो यथार्थ में, हकीकत में बनता है। इसलिए जिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है वो या तो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग्स में मिल जाएंगे और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर भी मिलेंगे। ऐसे लोग होंगे जो कि कभी ना देखी जा सकने वाली चीजों के बारे में सोचेंगे और उनको सोचने के बाद उनको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वे में ड्रॉ करके डिजाइन करके देंगे। और इसके बाद काम करता है राहु, आपका कॉन्शियस माइंड, कि इसमें क्या कमियां हो सकती हैं रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से, उसे देखकर उसे मॉडिफाई करना। सबकॉन्शियस माइंड चीजों को आगे लाकर रखता है, कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर अपनी तर्क शक्ति लगाता है, और जब राहु और केतु के ये दोनों पोटेंशियल्स किसी के मिल जाते हैं तब जाके जिंदगी एक पॉजिटिविटी के साथ चलती है। इसी को कुंडली के अंदर कहते हैं राहु केतु की एक्सिस। तो कुल मिला के 4 ग्रह कुंडली में और हमारी जिंदगी में 2 चीज है। कॉन्शियस माइंड का मतलब हमारे लिए क्या होगा? कॉन्शियस माइंड हमारे लिए होता है चंद्रमा, राहु। नर्वस सिस्टम्स को, बाकी चीजों को मर्क्यूरी से देखा जाएगा, जबकि हम अपने अंदर ट्रू पोटेंशियल में क्या लेकर आए हैं अगर ये देखना है तो हम देखेंगे इंसान का सबकॉन्शियस माइंड क्या कह सकता है और उसका केतु अवचेतन मन क्या कह सकता है। विषम से विषम परिस्थिति में वो अपने आप को कितना अडिग रखेगा ये केतु बता देगा, और किसी भी परिस्थिति में वो कैसा नेचुरल रिएक्ट करेगा ये उसका फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड बता देगा। जबकि
उसको किन बातों के द्वारा आप बहला फुसला सकते हो, कौन सी सराउंडिंग उसको अप एंड डाउन कर सकती है, ये इंसान का चंद्रमा बता देगा। और किस तरीके की सोच, डिजायर्स को आदमी रखता है, क्या उसको पसंद है जिसके लिए वो अपनी कोई भी हदें तोड़ सकता है, ये उसका राहु बता दिया करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु को शांत रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपको हमेशा फंसाने का काम करेगा। आप तर्क तर्क ढूंढोगे और जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका आप तर्क लगा भी नहीं पाएंगे। धन्यवाद।